हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। आज के वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इनके शायद 5 वीडियो आ चुके हैं, आप देख लीजिएगा यह कौन सा पार्ट है, पार्ट 5वां है या फिर 6ठा है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, हमारा जो ये लोकतांत्रिक जो किताब है हमारा राजनीतिक शास्त्र, यह थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है। आप जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बुक से उतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यह 100% है। लेकिन यह बुक ऐसा है, अगर आप समझते हो तो आप अपनी सोसाइटी में, अपने विलेज में, आप अपने एरिया में बहुत सारा बदलाव कर सकते हो, अंडरस्टैंड हो सकते हो। इसी अध्याय में आगे हम समझेंगे ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति, वार्ड क्या है, सबको मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगा आपको, और बहुत ही सरल शब्दों में। पिछले क्लास में मैंने आपको भाषा नीति के बारे में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ। तो हमारे यहाँ जो सत्ता का बंटवारा है, यानी हमारे यहाँ जो संघीय सरकार की व्यवस्था है, इसमें केंद्रीय सरकार को बहुत ही ज़्यादा कुछ टॉपिक्स पे बहुत ही ज़्यादा उनका अपना पकड़ है केंद्र सरकार का, तो हम उसी को देखेंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार की क्या सब शक्तियाँ हैं। तो पहला क्या है, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। मतलब केंद्र सरकार का नियंत्रण, इसका क्या मतलब है? देखो, जब आप बोलते हो संसद का नियंत्रण है तो इसका मतलब है वहाँ पर केंद्र सरकार का ही मतलब नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि संसद के 2 भाग, राज्यसभा और लोकसभा। अब मान लीजिए जो लोकसभा में जिनकी पार्टी जीत के जाएगी, लोकसभा में तो वही रहेंगे ना। तो यहाँ पर जब संसद बोला जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर किसका है नियंत्रण? तो केंद्र सरकार का है। तो किसी भी राज्य के अस्तित्व और उसके भौगोलिक सीमाओं के अस्तित्व पर, इसका क्या तात्पर्य है? देखो, ये लाइन बहुत डीप है। ये लाइन कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर यहाँ से ये इस प्रकार से अगर बिहार है, अब बिहार का जो अस्तित्व है, अभी ये वर्तमान में ये बिहार का अस्तित्व है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनके भौगोलिक सीमाओं में बदलाव कर सकती है और इनको बांट भी सकती है कई हिस्से में। और ऐसा कई बार हो चुका है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार से झारखंड अलग एक नया राज्य बना, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड नया राज्य बना। और उन सबको भी अगर आप छोड़ दीजिए तो अभी सबसे ज़्यादा नया युवा राज्य हमारा हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद से अलग होके कौन बना? तेलंगाना बना। तो 2 जून तेलंगाना, देखिए इनसे प्रश्न बनेगा, तेलंगाना नया राज्य कब बना है या तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 2 जून 2014 ईस्वी को। कितने ईस्वी हुआ है? 2 जून 2014 ईस्वी को। डेट याद रखिएगा, यह मे भी आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्थायित्व पर किसका नियंत्रण है? संसद का नियंत्रण है। वह किसी राज्य के सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? केंद्र सरकार। लेकिन इसका केंद्र सरकार दुरुपयोग ना करे, तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जिस भी राज्य के नाम या फिर उनकी भौगोलिक सीमाओं में अगर केंद्र सरकार परिवर्तन करना चाहती है तो उस राज्य के विधानमंडल को भी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। मतलब अगर केंद्र सरकार कभी भी किसी भी राज्य के में उसके नाम में, उनके भौगोलिक सीमाओं में या फिर उनका बंटवारा करना चाहती है, तो वैसे परिस्थिति में उस राज्य का जो विधानमंडल है, उस विधानमंडल में भी वहाँ पर इस चर्चा को रखने की अनुमति है कि वो लोग भी इन पर अपना इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि हमें बंटवारा चाहिए, नाम में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका ये पहला पॉइंट जो है यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीयकृत हो जाती है। यानी जब भी हमारे देश में आपातकाल लगेगा तो आपातकाल के दौरान याद रखिए सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है, कुछ भी राज्यों के पास नहीं रहता है। तो जब मैंने आपातकाल बोला तो आप इनको नोट कर लीजिए। संसद के 2 भाग, राज्यसभा और लोकसभा,
तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला आपातकाल। तो हमारे देश में याद रखिए आपातकाल जो है 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल जो है किसी पार्टिकुलर देश में लगाया जाता है। राजकीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लगेगा कब? तो वित्तीय आपातकाल लगेगा जब भारत सरकार यह बोल देगी कि अब मुझे अपने देश में चलाने के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी ही डगमगा गई है, तो वैसे परिस्थिति में हमारे देश में आपातकाल लगाया जाएगा। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। लेकिन हम भारतवासी अभी तक खुशनसीब हैं, हमारे भारत को ऐसा कोई भी परिस्थिति देखने को नहीं मिला है। मतलब आज तक हमारे देश में अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 यानी यह पूरे देश में लगाया जाएगा। राजकीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत यह किसी पार्टिकुलर राज्य में लगाया जाएगा, किसी एक राज्य में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला पॉइंट 2 में, आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से क्या हो जाता है? कानूनी रूप से केंद्रीकृत, यानी सारी शक्तियां सभी राज्यों से छीन ली जाती है और उस समय सिर्फ एक ही कानून चलेगा, वो होगा केंद्र सरकार का। संसद को राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है। वैसे परिस्थिति में जब एक तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, तो वैसे परिस्थिति में केंद्र सरकार किसी राज्य के अंदर भी अपनी कानून को बना सकता है और वहां पर वो लागू भी होगी। तीसरा है आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण होता है, यानी जितना भी आय का यानी इनकम का जो स्रोत है उनमें से लगभग पर किनका स्रोत हो, मतलब किनका नियंत्रण होता है, तो वो होगा केंद्र सरकार का। ठीक है, ये इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है। उनके बाद है राज्यपाल, राज्य के विधानमंडल द्वारा, देखिए राज्यपाल हो गया, उनके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तथा राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। कौन? केंद्रीय सरकार। अगर केंद्रीय सरकार चाहे कि हमें किसी राज्य की विधानमंडल को भंग करना है, तो इनकी सिफारिश वो राष्ट्रपति को कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे राष्ट्रपति उनको एक्सेप्ट कर लेगा, उन पे साइन हो जाएगी और विधानमंडल भंग कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी बहुत सारा संशोधन इसमें भी कर दिया गया है। अगर ऐसा केंद्र सरकार करना भी चाहेगी, तो उनमें राज्य के विधानमंडलों का वहाँ पर उनकी सहमति यानी कम से कम 2/3 से उधर भी पास होना जरूरी है, तभी जाके संभव है ऐसा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। राज्यपाल को भी, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति करता है। स्टार देके इस चीज़ को लिखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति करता है, किनकी सिफारिश भी करता है या किनकी अनुमति के बाद करता है, यानी कौन इनको सजेस्ट करता है कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, तो वो याद रखिए प्रधानमंत्री। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी राज्यपाल के बारे में किनकी नियुक्ति कहाँ करनी है, नहीं करनी है, हटाना है, इन सभी के बारे में कौन सलाह देता है राष्ट्रपति को? तो प्रधानमंत्री देता है। वीडियो चल रहा है, ठीक है, चलिए। उनके बाद हमारा नेक्स्ट है कि विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह बताया था कि हमारे देश में हमारे भारतीय संविधान ने विधि को बांट दिया है, कानून को बांट दिया है बनाने का, एक संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो मैंने आपको बताया था कि समवर्ती सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जहां पर संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना रही है और राज्यों का कहना है कि नहीं, ये कानून हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, राज्यों का राज्य मना कर देती है। तो मैंने आपको बताया था कि उस विशेष परिस्थिति में वहां पर जो केंद्र सरकार कानून बनाएगा वही कानून उस राज्य में लागू होगा, तो उनको कहते हैं विशेष परिस्थिति। ठीक है, यानी विशेष परिस्थिति में राज्य एक ही चीज़ पर राज्य भी कानून बना रही है,
केंद्र सरकार भी कानून बना रही है, और दोनों जरूरी है। और दोनों में जब आपसी टकराव होगा तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। उन्हीं को कहते हैं विशेष परिस्थिति। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पॉइंट 5 भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान है। उनके बाद देखिए नंबर 6 क्या है, तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब क्या, कि हमारे देश में मान लीजिए अनुमंडल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी पदाधिकारी की नियुक्ति होती है वो प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। तो उसमें जो भी चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन का कार्य करते हैं, तो जो भी चयनित पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो डीएम हो या एसडीओ हो या बीओ हो या फिर सीओ हो या थाना प्रभारी हो, कोई भी हो, तो वो जो चयनित पदाधिकारी होते हैं ना, तो राज्यों के प्रशासनिक कार्यों में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो राज्यों के प्रशासनिक का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य ना तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ना ही उसे सेवा से हटा सकता है। मान लीजिए किसी एसपी ने या फिर डीएम ने राज्य सरकार के खिलाफ ही मान लीजिए उन्होंने कोई पहल कर दिया, या फिर राज्य सरकार का कोई ऐसा कानून है या फिर कोई उनके द्वारा बनाया गया कुछ भी ऐसा नियम जो उस पदाधिकारी को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, पदाधिकारी अपने मन से मान लीजिए जो उनको लगता है सही कि समाज के लिए या इस वर्ग के लोगों के लिए अभी ये निर्णय लेना चाहिए, वहां पर अगर लेती है तो राज्य और उस पदाधिकारी के बीच में टकराव की संभावना है। लेकिन वैसे परिस्थिति में उस राज्य के अंडर काम कर रहे पदाधिकारी को भी राज्य सरकार ना तो उनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक ना तो कार्रवाई कर सकता है और ना ही उसे सेवा से हटा सकता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो ये था केंद्र सरकार की मुख्य 6 पावर यानी 6 शक्तियां जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिए, इनको लिख लीजिए। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 100% आपको समझ में आ जाएगा। जब समझ में अगर आपको आ गया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इनको अब अपने मन से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, फिर जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमेशा याद रखिए, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है, बस आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट होगा तो आप जहाँ भी रहोगे वहाँ आप तरक्की करोगे, वहाँ के आसपास के लोग जो होंगे वहाँ विकास में और उन लोगों की जो बुद्धि है या फिर उन लोगों का जो सोसाइटी है जहाँ पर भी आप जाओगे उस सोसाइटी में आप बदलाव ला दोगे। लेकिन बदलाव आप तभी ला पाओगे जब आपके अंदर नॉलेज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया राज्यपाल के बारे में, आपातकाल के बारे में, तेलंगाना के बारे में, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में जो भी भाई बहन पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में ही आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी इसे शेयर कीजिएगा। वहाँ पर आप इन्हें अपने 50-100 दोस्तों के साथ टैग भी कर दिया कीजिएगा ताकि उन्हें जानकारी मिले। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।